नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार आधुनिक भारत के इतिहास के शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगन के साथ जी जोर मेहनत कर लीजिए, जिससे आपको आपकी सफलता मिल सके। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, कि जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। आपको ये पता चल सकेगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो सक्सेस माइंड एट द रेट और अच्छा करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, तो आधुनिक भारत के इतिहास के अगले पार्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का सेगमेंट में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन है, जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। दूसरा ऑप्शन है, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। तीसरा, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित। और चौथा है, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो दोस्तों, जो एल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो था, जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। तीसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और चौथा है, वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। तो आपको फटाफट से इसका कमेंट में उत्तर करना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये भी सही है। वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। और यही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। फिर बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों, कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो आइए देखते हैं। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही कथन क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। बाकी सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम में लगाया था। दूसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी कथन सही है दोस्तों। चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तीनों सही है। पहला ही गलत है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। कमेंट में उत्तर करके दीजिए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि पुर्तगालियों ने
गोवा पर कब्जा कब किया था? तो ये किया था 17 फरवरी 1510 को। याद रखिएगा कब किया था? 1510 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में की थी। दूसरा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। फिर चौथा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1550 को अपनाया था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ये कथन सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी सही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में की थी। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए, प्रश्न ऑप्शन क्या है? आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना, चौथा, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। ये विटली आयोग का उद्देश्य था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो उद्देश्य था इन चारों में से। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग के उद्देश्य की, तो राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना, ये आपका गलत था, गलत है। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, ये सही है दोस्तों, उद्देश्य यही था। भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना, ये गलत हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो भारत के उपनिवेशी काल में विटली आयोग का जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों, वो क्या था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1883 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ करना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1883 में जो निम्न प्रावधानों में से एक था, वो क्या था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति करना। ये आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कथनों कारण से संबंधित है कि वर्ष 1916 की बात है कि मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। यही क्या था? कारण था। तो आपको कूट से उत्तर का चयन करना है कि कथनों कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है, या फिर कथनों कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो वर्ष 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जबकि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, ये सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? कथन जो है वो गलत हो गया लेकिन कारण सही है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा।
दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तीसरा, विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी कि भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग करना। फिर चौथा क्या था कि संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए अलग संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो वर्ष 1942 के क्रिस्ट मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? आपको यही उत्तर देना है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, वर्ष 1942 के क्रिस्ट मिशन का जो महत्वपूर्ण पहलू था वो था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम लगाना है। चौरी चौरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा या मार्टेगी चिम्सफोर्ड सुधार। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो घटित हुआ था वो था मिंटे मार्ले सुधार। उसके बाद जो घटित हुआ था वो थे मार्टेगी चिम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद आपका चौरी चौरा हिंसा हुआ था दोस्तों, और उसके बाद दांडी यात्रा। तो 2 4 1 3 कौन सा ऑप्शन पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय की पदावधियों का जो सही काल अनुसार है वो लगा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आइए देखते हैं। क्रम अनुसार मिलाना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चिम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों सबसे पहले जो थे वो लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, और लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो आए थे वो थे लॉर्ड चिम्सफोर्ड, और लॉर्ड चिम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड इरविन आए थे। तो यानी कि 1 3 2 4 ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पहला और दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर केवल तीसरा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये आपका गलत, क्योंकि बम्बई में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौते पर संपन्न किया। तो ये सही है। दूसरा और तीसरा कौन से? सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए तथा ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन को क्रमानुसार बताना है। कि पहले और बाद के बताना है कि पहले सबसे पहले कहाँ हुआ सम्मेलन, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हुआ था वो सतारा में हुआ था, फिर संबलपुर में, और फिर झांसी में हुआ था। तो 3 2 1 सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों शायद किसी वजह से शायद ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, पर इसका जान लीजिए कि जो 62 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों, पहले सतारा होगा, फिर संबलपुर होगा, फिर झांसी, यानी कि 3 2 1, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। 63 की बात करें तो 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी में प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ। 1790 ईस्वी में 92 ईस्वी में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था। 1845 से 46 ईस्वी में बात करें तो द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। आइए मिलान करते हुए देखते हैं कि कौन सा सही होगा, और कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों 1767 से 69 ईस्वी की बात करें तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम अंगल वर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1845 से 46 ईस्वी की बात करें तो द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे।
तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। दोस्तों टो लिखा है, वो टीपू सुल्तान होगा। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताने हैं। आइए देखते हैं और फटाफट से कर्ण में उत्तर भी कीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, केवल तीसरा, तो यानी कि बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। कमेंट में उत्तर भी करते रहिए दोस्तों कि उसका जवाब क्या होगा। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। तो ये सही है। बंकिम चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी सही है। केशव चंद्र सेन की सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, पहला और दूसरा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। पूना एक्ट में स्थापित निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर ये बात की जाए तो इसमें दूसरा सही है कि पूना एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना का विद्रोह वर्ष 1910 में हुआ। तब बम्बई तथा कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो ये सही है। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। चंपारण की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो आइए देखते हैं कि अर्थ कौन सा सही होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए चंपारण राजेंद्र प्रसाद सही है, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई ये गलत हो जाएगा, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो पहला और तीसरा तो सी ऑप्शन दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा था, राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो कथन सही होगा दोस्तों वो क्या होगा, राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी इस जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो केवल तीसरा सही होगा जो किसी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर पामदत्त। तो निम्नलिखित में से जो फेबियन आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक थे दोस्तों वो थे एनी बेसेंट। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे। एच के सरकार, पी सी जोशी, एम सी छागला या एम एन राय।
तो प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 1920 की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में जो भारतीय इकट्ठा हुए थे उसके जो मुखिया थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे एम.एन. राय। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, तो ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पारसी थे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी कारणवश जो है क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, यूटाम्बू असम, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बना। तो इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है उसकी बात करनी है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश सही है, यडाबू असम सही है, बिलासपुर रियासत आंध्र प्रदेश ये भी सही है। लेकिन वर्ष 1966 में गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 1966 में गुजरात राज्य नहीं बना था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार्टर्ड एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों बात की जाए तो चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व किया, तो ये सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी, यानी केवल दूसरा सही है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि अंतिम और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका जवाब देना है। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न के बारे में। तो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यही आपको उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ये सही है। और जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, ये गलत था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़े रहिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। अगर आप और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के 1 लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।